नमस्कार। कविता मानवीय भावों को मूर्तिमान कर उसे मानवीय संवेदनाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। कविता आनंद प्रदान करने के साथ साथ जीवन मूल्य भी हमारे समाज को देती है। कविता छात्रों में कल्पनाशीलता को बढ़ाती है, इसलिए कविता का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। आज हम कक्षा 12 हिंदी केंद्रित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ 2 पतंग कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं आलोक धनवा। आज हम पतंग कविता के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। इस सत्र के बाद आप यह सीख सकेंगे कि आप कवि आलोक धनवा का सामान्य परिचय जान सकेंगे। आप कविता में आए प्राकृतिक परिवर्तनों को समझकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। आप कविता के अर्थ को अभिव्यक्त कर सकेंगे। आप कविता में आए दृश्य, श्रव्य और स्पर्श बिंबों की पहचान कर उन्हें स्पष्ट कर सकेंगे। आप कविता की भाषा पर टिप्पणी कर सकेंगे। साथ ही आप कविता में निहित अलंकारों की पहचान भी कर सकेंगे। पतंग शीर्षक पर सोचें, विचार करें, चिंतन करें। पतंग शीर्षक सुनते ही इस कविता के लिए आपके मन में क्या भाव आते हैं, थोड़ा विचार करें। आपके मन में आया होगा कि रंग बिरंगी पतंगे हैं, पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल मौसम है, पतंग उड़ाते बच्चे हैं आदि। आइए कवि श्री आलोक धनवा को जानें। आलोक धनवा जी का परिचय। आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 मुंगेर, बिहार में हुआ। जनता का आदमी आपकी पहली कविता है। बाद में कुछ और कविताएं आपकी प्रकाशित हुई, जिनमें भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, इन कविताओं से आपको प्रसिद्धि मिली। आपका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। आपको राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। आलोक धनवा जी का साहित्यिक परिचय और विशेषताएं। आलोक धनवा जी को बहुत कम कविताओं से अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई है। सन 1972 से 73 के बीच प्रकाशित आरंभिक कविताएं काव्य प्रेमियों को मौखिक याद रहती थीं। सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आलोक धनवा जी सक्रिय रहे हैं। जमशेदपुर में आपने अध्ययन मंडलियों का संचालन किया। साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में
अतिथि व्याख्याता के रूप में आपने भागीदारी की है। आपकी कविताओं में बिंब की प्रधानता है और प्रकृति को महत्व दिया गया है। अब पतंग कविता के पहले भाग की पाठ्य वस्तु का सार समझते हैं। पतंग कविता के इस भाग में भादों के बाद हुए प्राकृतिक परिवर्तनों और बाल क्रियाकलापों को चित्रित करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। इस कविता में भादों को अंधेरे का और शरद को उजाले का प्रतीक बताया गया है। इस कविता में भादों के महीने के बाद शरद ऋतु के सवेरे की तुलना खरगोश की लाल आंखों से की गई है। शरद ऋतु में आसमान साफ होने और सूर्य के लाल व चमकदार होने का चित्रण भी इस कविता में है। शरद की तुलना साइकिल चलाते बच्चे से की गई है। साइकिल चलाते बच्चे के समान शरद ऋतु बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जिस प्रकार साइकिल चलाता बच्चा दूसरे बच्चों को बाहर बुलाता है खेलने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए, उसी प्रकार शरद ऋतु भी बच्चों को बाहर आने के लिए आमंत्रित करती है। शरद ऋतु में शीतल मंद हवा चल रही है, यानी ठंडी हवा है लेकिन बहुत धीमे धीमे हवा चल रही है और पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल वातावरण शरद ऋतु में बन गया है। शरद ऋतु में बच्चे पतंग उड़ाते हैं और उनके लिए पतंग दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है। साथ ही पतंग का कागज सबसे पतला कागज है तथा उसकी कमानी सबसे पतली कमानी है। कमानी से तात्पर्य है कि जो पतंग में बांस की डंडियां तीर कमान के रूप में लगी रहती है वह कमानी है। कवि ने शरद ऋतु में बच्चों द्वारा रंग बिरंगी पतंगें उड़ाने के साथ साथ खुश होकर चिल्लाने, किलकारियां करने, सीटी बजाने को नाजुक दुनिया कहकर वर्णित किया है। विद्यार्थियों, अभी हमने कवि आलोक धनवा जी का सामान्य परिचय जाना, साथ ही साथ हमने आज की पाठ्य वस्तु का सार जाना। अब बारी है आपके ज्ञान की परीक्षा की। यह बहुविकल्पी परीक्षा के लिए आपको अलग से लिंक भी दिया जाएगा। प्रश्न 1, पतंग कविता के कवि हैं। आपको इस कविता के कवि का नाम बताना है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। क हरिवंश राय बच्चन, ख आलोक धनवा, ग कुंवर नारायण और घ सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 2, पतंग कविता के कवि का
एकमात्र काव्य संग्रह है। आपको उनके काव्य संग्रह का नाम बताना है। विकल्प क, दुनिया रोज बनती है। ख, जनता का आदमी। ग, भागी हुई लड़कियां। घ, ब्रूनो की बेटियां। प्रश्न 3, भादो और शरद क्रमशः किसके प्रतीक हैं? विकल्प क, सर्दी व गर्मी के। ख, गर्मी व सर्दी के। ग, अंधेरे व उजाले के। घ, उजाले व अंधेरे के। प्रश्न 4, पतंग कविता के अनुसार शरद ऋतु में सूर्य लाल व डैश है। क, गोल। ख, नीला। ग, धुंधला। घ, चमकदार। 5वां प्रश्न, शरद ऋतु में खाली स्थान हवा चल रही है। शरद ऋतु में कैसी हवा चल रही है यह बताना है। विकल्प क, तेज। ख, तूफानी। ग, शीतलमंद। घ, गर्म। अब इस पाठ को विस्तार से समझते हैं। इस कविता की शुरुआत में कवि ने लिखा है, सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। विद्यार्थी इसे मनी मन स्वयं दोहराएंगे। इन पंक्तियों में कुछ नवीन शब्द भी आए हैं, जैसे बौछारें गई यानी वर्षा ऋतु समाप्त हो गई। भादो गया यानी वर्षा ऋतु का अंतिम महीना जिसमें बादल छाए रहते हैं वह चला गया है। सवेरा हुआ, सवेरा हुआ का अर्थ है शरद ऋतु का आगमन। अब इसके अर्थ को समझते हैं। कवि आलोक धनवा कहते हैं कि सबसे तेज पानी की बौछारों वाली वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। वर्षा ऋतु के महीनों में अंतिम महीना भादो का महीना भी बीत गया है। इसके बाद अब शरद ऋतु का आगमन हो गया है। अब शरद का उजालेदार सवेरा हुआ है। कवि ने शरद के सवेरे व उसके सूर्य की तुलना खरगोश की आंखों से की है, क्योंकि जिस प्रकार खरगोश की आंखें लाल व चमकदार होती हैं, उसी प्रकार शरद के सवेरे का सूर्य भी लाल व चमकदार है। शरद के सवेरे का सूर्य खरगोश की आंखों के समान लाल व चमकदार है। इसके बाद की पंक्तियां देखिए। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। विद्यार्थी इन पंक्तियों को भी दोहराएंगे। हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। पुलों को पार करना, कई ऋतुओं को पार कर या उसके बाद आना। चमकीले इशारे का तात्पर्य है सूर्य की चमक द्वारा अपनी ओर आकर्षित करना, यानी सूर्य का अपनी चमक द्वारा आकर्षित करना। अर्थ जानते हैं।
शरद ऋतु कई ऋतुओं को पार करने के बाद आई है। कवि ने शरद की तुलना साइकिल चलाते बच्चे से की है, क्योंकि जिस प्रकार अपनी नई चमकीली साइकिल चलाकर बच्चा कई पुलों को पार कर उत्साहित होकर जोर जोर से साइकिल की घंटी बजाकर अपने साथियों को बुलाता है, उसी प्रकार शरद ऋतु कई ऋतुओं को पार करके आई है, जिसमें बच्चों व जनमानस में उत्साह आ जाता है और यह ऋतु अपनी ओर आकर्षित करती है। शरद का सवेरा चमकदार है, जो पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह या झुंड को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ कवि को महसूस होता है कि शरद का चमकदार सवेरा जैसे इशारा कर अपनी ओर बुला रहा है। इसके बाद कवि ने लिखा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। यहां पर चमकीले इशारे का अर्थ है सूर्य की चमक द्वारा सबको अपनी ओर आकर्षित करना और आकाश को मुलायम बनाना। इसका अर्थ है आसमान में शीतल मंद हवा का चलना। अब इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। कवि को महसूस होता है कि शरद का चमकदार सवेरा जैसे इशारा करके अपनी ओर बुला रहा है। चमकदार इशारा यानी उत्साह के साथ अपनी ओर आकर्षित करना, बुलाना। कवि कहता है कि शरद ऋतु में आसमान साफ है व शीतल मंद हवा चल रही है। ऐसा महसूस होता है कि शरद ऋतु ने स्वयं आसमान को कोमल बना दिया है और इशारा करके बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए बुला रही है। अर्थात यह ऋतु पतंग उड़ाने के लिए उपयुक्त है, जिसमें पतंग आसानी से ऊपर उड़ सकती है। इस ऋतु में आसमान साफ होता है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही होती है, जो पतंग उड़ाने के लिए जरूरी होती है। इस कारण कवि ने कहा है कि आकाश को मुलायम बनाया गया है शरद ऋतु द्वारा और ऐसे में पतंग आसानी से ऊपर उठ पाती है। इसके बाद कवि ने पतंग के बारे में वर्णन किया है और बच्चा उसके बारे में क्या सोचता है, जिसका भी जिक्र है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और पतंग को हल्की रंगीन चीज बताया है। अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। कमानी, पतंग में तीर कमान के समान लगी बांस की डंडियां, उसे कमानी कहा गया है। किलकारियों, बच्चों का खुशी से चिल्लाना, आवाज निकालना किलकारियां हैं। तितलियों, यहां तितलियों शब्द बच्चों के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब इन पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। कवि आलोक धनवा का
मानना है कि शरद ऋतु पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल है और बच्चा जब पतंग उड़ाता है तो उस बच्चे को पतंग दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज प्रतीत होती है, क्योंकि जब बच्चा पतंग उड़ाता है तो उसकी पतंग तो रंग बिरंगी होती ही है, साथ ही साथ वह आसमान में ऊंचाई तक उड़ जाती है। तो बच्चे को लगता है कि मेरी पतंग दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है। इसी को आधार बनाकर कवि ने यह पंक्ति लिखी है। बच्चे को यह भी लगता है कि उसकी पतंग दुनिया में सबसे पतले कागज से बनी है और उसमें तीर कमान के आकार में लगी बांस की डंडियां यानी कमानी सबसे पतली है। उस बच्चे को यह भी लगता है कि उसकी पतंग का कागज सबसे पतला कागज है दुनिया का, और उसमें जो बांस की डंडियां लगी है वह दुनिया में सबसे पतली बांस की डंडियां कमानी के रूप में लगी है। इससे पतली बांस की डंडियों की कमानी नहीं बन सकती, ऐसा वर्णन किया गया है। कवि ने आशा व्यक्त की है कि ऐसे में जब बच्चे पतंग उड़ाएंगे तो उनकी सीटियों व खुशी से चिल्लाने की आवाजें आएगी। बच्चों द्वारा आसमान में उड़ाई गई रंग बिरंगी पतंगें और बच्चों की उत्साह व उमंग से भरपूर नाजुक दुनिया भी शुरू हो जाएगी। यहां पर कवि ने तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया शब्द का बहुत सुंदर प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है कि जब बच्चे पतंग उड़ाने के लिए खुले आसमान के नीचे आएंगे तो उन बच्चों का उत्साह, उमंग और आसमान में रंग बिरंगी पतंगें, यह उन बच्चों की एक नाजुक, एक कोमल दुनिया के रूप में दिखाई देगी। अब आज जो हमने काव्यांश पढ़े उनके शिल्प सौंदर्य पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में उनकी बनावट कैसी है और उनकी बनावट की क्या विशेषताएं हैं। यहां विद्यार्थी ध्यान देंगे कि हम सबसे पहले भाषा के बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। परीक्षा में भाषा पर टिप्पणी लिखने के लिए प्रश्न आते हैं। भाषा के बिंदुओं में हमें यह ध्यान रखना है कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है, उसमें यदि बिंब हैं, प्रतीक हैं तो उसका वर्णन भी हम कर सकते हैं, शब्द शक्तियों का वर्णन भी हम कर सकते हैं, विशेषण, समास, मुहावरे आदि का वर्णन भी हम उसमें कर सकते हैं। कविता के इन भागों की भाषा का विश्लेषण हम करते हैं। इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, जो सामान्यतः अधिकतर कविताओं में है। बिंबों का सुंदर प्रयोग किया गया है। बिंब का तात्पर्य यह है कि जब हम कविता को पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे चित्र हमारे जहन में उभरते हैं जो या तो दिखाई देने वाले होते हैं या सुनाई देने का आभास करते हैं या महसूस किए जा सकते हैं। उन्हें बिंब कहते हैं। इस कविता में कुछ पंक्तियां हैं जो दृश्य बिंब के रूप में उभर करके आई हैं। दृश्य बिंब होता है कि जब आंखों के सामने
कोई चित्र उभरता है कविता को पढ़ने पर, तो जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो इसमें सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, इससे हमें वर्षा का चित्र उभरता है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो हमारे सामने सुबह का जो सूर्य है वो लाल और चमकदार, ऐसा एक चित्र उभरता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ये सभी दृश्य बिंब हैं। अब बात करते हैं इसमें जो श्रव्य बिंब आया है। श्रव्य बिंब का मतलब है जो सुनने से संबंधित है। कविता को पढ़ने पर कुछ सुनने से संबंधित चित्र उभरते हैं, तो इसमें है घंटी बजाते हुए जोर जोर से। तो यहां घंटी बजाते का जब जिक्र आता है तो घंटी की आवाज मन ही मन हमारे कानों में पड़ने लगती है। इसी प्रकार आकाश को मुलायम बनाते हुए, इसमें स्पर्श बिंब या महसूस किए जाने वाले बिंब हैं, जिसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं। और बिंब का प्रयोग इस कविता की विशेषता भी है। साथ ही साथ इस कविता में विशेषणों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे सबसे हल्की, सबसे रंगीन, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी। अब जानने की कोशिश करते हैं कि कविता के इस भाग में कौन कौन से अलंकार आए हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यहां पर जैसा शब्द खरगोश की आंखों और शरद के सवेरे के सूर्य की समानता को प्रदर्शित करता है। तो जब दो चीजों में समानता बताई जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसी प्रकार मानवीकरण अलंकार। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यहां शरद का मानवीकरण किया गया है, अर्थात शरद ऋतु में मानवीय क्रियाकलापों को बताया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का तात्पर्य होता है कि जब एक ही शब्द एक से अधिक, दो या अधिक बार आए और उसके अर्थ में कोई बदलाव न हो। इस कविता में आया है घंटी बजाते हुए जोर जोर से। यहां जोर जोर शब्द की आवृत्ति हुई है और अर्थ भी समान है। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय, उक्ति। अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति का अर्थ होता है कहना। तो जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाए तो वह अतिशयोक्ति अलंकार है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, दुनिया का सबसे पतला कागज, बांस की सबसे पतली कमानी। यहां पतंग का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। विद्यार्थियों, कविता में कुछ ऐसी पंक्तियां आती हैं जिस पर विशेष संवाद की जरूरत होती है। आइए हम उस विशेष संवाद की ओर बढ़ते हैं। कविता में एक पंक्ति है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि ने शरद के सवेरे की तुलना खरगोश की आंखों से क्यों की है? क्योंकि खरगोश की आंखें गोल, लाल व चमकदार होती है। इसी प्रकार शरद के सवेरे का सूर्य भी गोल,
लाल व चमकदार होता है। शरद के सवेरे के सूर्य और खरगोश की आंखों में इन समानताओं के कारण से खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा कहा गया है। इसी प्रकार शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब विद्यार्थियों के मन में आता है कि शरद कैसे पुलों को पार करके आया है, यह तो ऋतु है। तो यहां पर शरद ऋतु को बच्चे के समान बताया गया है कि जिस प्रकार साइकिल चलाकर बच्चा कई पुलों या दूरियों को पार करके अपने दोस्तों को खेलने के लिए बुलाता है, उसी प्रकार ऋतु चक्र में कई ऋतुओं के बाद शरद ऋतु आती है। आप ऋतु चक्र के बारे में जानते होंगे कि एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, फिर ऋतु परिवर्तन होता है और अगली ऋतु आती है। तो वर्ष में यह एक साइकिल या एक चक्र के रूप में चलती हैं। तो शरद के पुल पार करने के मानवीय क्रियाकलाप के कारण यहां पर मानवीकरण अलंकार भी है, लेकिन इसी कारण से कहा गया है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, क्योंकि शरद ऋतु कई ऋतुओं के बाद आती है और लोगों में, बच्चों में उत्साह और उमंग भर देती है। इसी प्रकार चमकीले इशारे शब्द का प्रयोग कवि ने किया है। शरद के सवेरे का सूर्य चमकदार है, जो पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे चमकीला इशारा कहा गया है कि जब शरद ऋतु में सवेरे का सूर्य चमकदार होता है, उससे पहले जब वर्षा ऋतु होती है, भादों का महीना होता है, तो आसमान में बादल छाए रहते हैं और ऐसा मौसम होता है कि बाहर निकल नहीं पाते हैं। और उसके बाद जब शरद ऋतु में सवेरे का सूर्य चमकदार होता है और आसमान साफ होता है, तो वह चमकदार सूर्य बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इसे चमकीला इशारा कहा गया है। इसी प्रकार आकाश को मुलायम बनाना, इसके अर्थ को जानते हैं। शरद ऋतु में आसमान साफ होता है, साथ ही साथ वातावरण में शीतल और मंद हवा चल रही होती है, यानी वातावरण में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही होती है और इससे ऐसा महसूस होता है कि आसमान, आकाश कोमल है, मुलायम है। इसलिए कवि ने लिखा है कि आकाश को शरद ऋतु ने कोमल व मुलायम बना दिया है। विशेष संवाद में हम एक पंक्ति का और जिक्र करते हैं, तितलियों की नाजुक दुनिया। बच्चों का पतंग उड़ाने के लिए बाहर आना, खुशी से चिल्लाना, सीटी मारना या किलकारियां करना, साथ ही साथ आसमान में रंग बिरंगी पतंगों का दिखाई देना, यह तितलियों की नाजुक दुनिया है। कवि ने यहां पर एक ओर बच्चों को लक्ष्य किया है, वहीं दूसरी ओर पतंगों को आधार बनाया है कि आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही है और बच्चे पतंग उड़ाने के लिए खुश हैं, किलकारियां कर रहे हैं, खुशी से आवाजें निकाल रहे हैं, सीटी मार रहे हैं और इस पूरे माहौल को तितलियों की नाजुक दुनिया कहकर पुकारा गया है। विद्यार्थियों, अभी हमने पतंग कविता के भाग 1 की पाठ्य वस्तु को पढ़ा और समझा। आइए अब जांचें कि हमने कितना सीखा।
प्रश्न 1। पतंग कविता में किस ऋतु के समाप्त होने का उल्लेख है? सर्दी, वसंत, गर्मी, वर्षा। कौन सी ऋतु समाप्त हुई है उसे बताना है। प्रश्न 2। शरद की तुलना किससे की गई है? क साइकिल चलाने वाले बच्चे से, ख पतंग से, ग खरगोश की आंखों से, घ तितलियों से। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन पतंग कविता में चित्रित नहीं है? क कई ऋतुओं के बाद शरद का आगमन, ख सुबह का सूरज लाल व चमकदार, ग शीतल मंद हवा चलना, घ आंधी व लू का चलना। प्रश्न 4। आकाश को मुलायम बनाने का अर्थ है? क आकाश से बर्फ गिरना, ख आंधी व लू का चलना, ग वर्षा होना, घ शीतल मंद हवा चलना। प्रश्न 5। चमकीले इशारों का अर्थ है? क चमकदार सूर्य द्वारा आकर्षित करना, ख चमकदार चांदनी द्वारा आकर्षित करना, ग बिजली चमकना, घ पतंगों का चमकना। प्रश्न 6। तितलियों की नाजुक दुनिया का अर्थ है? क तितलियों का दिखाई देना, ख रंग बिरंगे फूल दिखाई देना, ग उत्साहित बच्चों द्वारा पतंग उड़ाना, घ पक्षियों का उड़ना। प्रश्न 7। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा पंक्ति में अलंकार है। आपको इस पंक्ति में अलंकार छांटकर बताना है। क अनुप्रास, ख उपमा, ग रूपक, घ उत्प्रेक्षा। प्रश्न 8। पतंग कविता की विशेषता है? क भाषा की जटिलता, ख बिंबों की प्रधानता, ग पतंगों की सुंदरता, घ अलंकारों की अधिकता। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से श्रव्य बिंब है? क खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ख आकाश को मुलायम बनाते हुए, ग चमकीले इशारों से बुलाते हुए, घ घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 10। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पंक्ति में रेखांकित शब्द है। ये रेखांकित शब्द यानी सबसे हल्की, रंगीन, ये भाषा के दृष्टिकोण से क्या है? व्याकरण के दृष्टिकोण से। क संज्ञा, ख सर्वनाम, ग विशेषण, घ प्रत्यय। विद्यार्थियों, आपने अपने ज्ञान को परखा। अब एक बार फिर प्रवाह चित्र से इस पाठ्य वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस कविता में भादों के बाद हुए प्राकृतिक परिवर्तनों जैसे वर्षा ऋतु का समाप्त होना और शरद ऋतु का आगमन, इसका
चित्रण किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि शरद के सवेरे का सूर्य लाल व चमकदार है, आसमान साफ है और शीतल मंद हवा चल रही है। इस प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों को कवि ने चित्रित किया है। साथ ही साथ भादो को अंधेरे और शरद को उजाले का प्रतीक बताया गया है। कवि ने यह भी स्पष्ट किया है कि भादो का जो महीना होता है जिसमें बादल छाए रहते हैं, इसलिए यह अंधेरे का प्रतीक है। और इसके बाद जब शरद ऋतु आती है, जिसे हम ऑटम सीजन बोलते हैं, इस शरद ऋतु में सूर्य चमकदार होता है, आसमान साफ होता है, इसलिए इसे उजाले का प्रतीक माना है। इस कविता में कवि ने शरद के सवेरे की तुलना खरगोश की लाल आंखों से की है कि जिस प्रकार खरगोश की आंखें, उसी प्रकार शरद के सवेरे का जो सूर्य होता है वह भी लाल, चमकदार और गोल होता है। और इस समानता के कारण कवि ने शरद के सवेरे की तुलना खरगोश की लाल आंखों से की है। इसके बाद कवि ने शरद ऋतु में आसमान साफ होने, सूर्य चमकदार होने का चित्रण किया है। कवि ने शरद की साइकिल चलाते बच्चे से तुलना की है और बताया है कि शरद ऋतु में शीतल मंद हवा चल रही है। यहां कवि ने यह बताया है कि जिस प्रकार साइकिल चलाता बच्चा कई पुलों को पार करके आता है, उसी प्रकार शरद ऋतु भी ऋतु चक्र को पार करके आई है। शरद ऋतु द्वारा बच्चों को आकर्षित करना और बच्चों के लिए पतंग दुनिया की सबसे हल्की व रंगीन चीज होने का चित्रण भी कवि ने किया है। बच्चों व उनकी पतंगों की नाजुक दुनिया का चित्रण भी कवि ने किया है। इस कविता में प्रकृति और बाल क्रियाकलापों को चित्रित करने के लिए सुंदर बिंबों का कवि ने प्रयोग किया है, जिसमें दृश्य बिंब अधिक हैं, लेकिन उनके साथ साथ श्रव्य और स्पर्श बिंब भी हैं। जैसे खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यह दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यह श्रव्य बिंब है। और आकाश को मुलायम बनाते हुए, यह स्पर्श बिंब है। पाठ्य वस्तु को समझने के बाद भी आपके मन में कुछ संदेह रह गया होगा। आइए आपके संदेह को दूर करें। इस कविता को हम दो तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक ओर भाव सौंदर्य संबंधी बिंदु हैं, वहीं दूसरी ओर शिल्प सौंदर्य संबंधी बिंदु हैं। पहले भाव सौंदर्य संबंधी बिंदुओं को समझते हैं। शरद ऋतु के चित्रण के साथ साथ इस कविता में प्राकृतिक परिवर्तनों का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। ये प्राकृतिक परिवर्तन क्या हैं? इस कविता में शरद ऋतु का आगमन बताया गया है, जो कई ऋतुओं के बाद हुआ है। यह भी बताया गया है कि वर्षा ऋतु चली गई है और शरद ऋतु आ गई है। शरद ऋतु में सुबह का सूर्य लाल व चमकदार है। शरद ऋतु में आसमान साफ है।
शरद ऋतु में शीतल मंद हवा चल रही है और आकाश मुलायम हो गया है। तो ये प्राकृतिक परिवर्तन है। यहाँ विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जब प्राकृतिक परिवर्तनों की चर्चा है तो वहां पर केवल प्रकृति के बारे में ही लिखना है, पतंग के बारे में नहीं लिखना है। इसी प्रकार शरद के सवेरे की तुलना खरगोश की आंखों से की गई है, क्योंकि शरद के सवेरे का सूर्य खरगोश की आंखों की तरह लाल व चमकदार होता है। कुछ शिल्प सौंदर्य संबंधी बिंदुओं को भी समझते हैं। इस कविता में बिंब की प्रधानता है, इसलिए कविता के में आए बिंब को समझने की कोशिश करते हैं। आंखों के सामने जो भी दृश्य उभरते हैं इस कविता को पढ़ने से, वो दृश्य बिंब की श्रेणी में आते हैं। इस कविता के दृश्य बिंब हैं: सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। इसी प्रकार श्रव्य बिंब है घंटी बजाते हुए जोर जोर से। इससे हमारे कानों में घंटी बजने का आभास होता है। स्पर्श बिंब आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यहां मुलायम होना स्पर्श बिंब का परिचायक है। इसी प्रकार इस कविता में विशेषण का सुंदर प्रयोग है, जैसे सबसे हल्की, सबसे रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी। इसी प्रकार भाव सौंदर्य के कुछ बिंदु और भी हैं। शरद की तुलना साइकिल चलाते बच्चे से की गई है, क्योंकि साइकिल चलाते बच्चे के समान शरद ऋतु उत्साह व उमंग से भरी है। इसी प्रकार तितलियों की नाजुक दुनिया, यह बच्चों द्वारा आसमान में उड़ाई गई रंग बिरंगी पतंगें और बच्चों की उत्साह व उमंग से भरपूर नाजुक दुनिया के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ इस कविता में उपमा अलंकार है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, मानवीकरण अलंकार जिसमें शरद का मानवीकरण है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है घंटी बजाते हुए जोर जोर से में, जहां जोर जोर शब्द 2 बार आया है और अर्थ वही है। अतिशयोक्ति अलंकार भी इस कविता में है, जहां पतंग का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। यह भी जाने, सर्दी, गर्मी और वर्षा के अतिरिक्त और कौन कौन सी ऋतुएं मानी जाती हैं? वसंत, शरद और हेमंत, जिसके अंग्रेजी महीनों का समय भी आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार ऋतु परिवर्तन का जीवन पर क्या क्या असर पड़ता है? खान पान में परिवर्तन होता है, वेशभूषा में परिवर्तन होता है, रहन सहन व जीवन शैली में परिवर्तन होता है और व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त और भी असर के बारे में आप सोच सकते हैं। स्वयं को जांचें। कुछ मूल्यांकन प्रश्न आपके सामने हैं। शरद के सवेरे की तुलना किससे की गई है और क्यों? शरद की तुलना किससे की गई है और क्यों? आकाश को मुलायम बनाने से क्या तात्पर्य है? चमकीले इशारों से क्या तात्पर्य है? तितलियों की नाजुक दुनिया से क्या आशय है? पतंग के विषय में कवि ने क्या कहा है? और आपके सामने कुछ पंक्तियां दी गई है जिनमें अलंकारों को आपको स्पष्ट करना है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा,
इसके अलंकार को बताना है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, इसके अलंकार को छांटना है। और घंटी बजाते हुए जोर जोर से, इसके अलंकार को बताना है। अब बारी है गृह कार्य की। पहला प्रश्न, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कुछ पंक्तियां आपके सामने कविता की दी गई है जिसमें बिंब की पहचान करनी है कि इसमें दृश्य बिंब है, श्रव्य बिंब है या स्पर्श बिंब है। शरद की तुलना किससे की गई है और क्यों? आशय स्पष्ट कीजिए। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, आकाश को मुलायम बनाने, तितलियों की नाजुक दुनिया। अनुभव करें। ऋतुओं के हिंदी माह, अंग्रेजी माह यानी ग्रेगोरियन माह और उनके दौरान आने वाले त्योहारों की सूची आपके सामने है। इसको देखें, समझें और अनुभव करें। धन्यवाद।